हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हे वीपल स्क्वीज दिस। इसका मतलब बेहतरीन विज्ञान बनाने की क्लासिक गाइड। इनका लेखक का नाम है लुक सुलिभान विथ साम बेनिट। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। हे वीपल स्क्वीज दिस एडवर्टाइजमेंट की दुनिया की एक अल्टीमेटरी गाइड की तरह है। चाहे आप इस दुनिया के लिए नए हो या आप दशकों से इस बिजनेस में हो, या फिर आप ये समझना चाहते हो कि क्या होता है कि जब क्रिएटिविटी कॉमर्स के साथ मिलती है। आप सभी के लिए ये किताब एक लीडिंग लाइट की तरह काम करेगी। इस किताब का इतना अजीब टाइटल लेखक ने 1970 के दशक के चार्मिंग टॉयलेट पेपर के एड से लिया है, जिसमें मिस्टर वीपल नाम का एक शॉप क्लर्क था जो खुद को चीज़ों को स्क्वीज करने से रोक नहीं पाता था। यह टाइटल दर्शाता है कि सुलिवन ने कितनी ईमानदारी और प्रैक्टिकल तरीके से हमें एडवर्टाइजिंग के क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बताया है। यह किताब किसके लिए है? जो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर विज्ञापन कैसे बनते हैं, जो क्रिएटिविटी में थोड़े पागलपन को पसंद करते हैं। अध्याय नंबर 1। एडवर्टाइजिंग में अपना हाथ आजमाने से पहले आपके पास एक बेहतरीन पोर्टफोलियो होना चाहिए। जब भी हम एडवर्टाइजिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि शायद कुछ जीनियस लोग मिलकर एक ऐड को बनाते होंगे। सारा दिन चाय की चुस्की के साथ गप्पे मारते मारते अचानक उनके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आ जाता है और बस उनका काम ख़त्म। लेकिन असल में एक ऐड लिखना इससे कहीं ज़्यादा कठिन है। एक ऐड लिखने के लिए आपको अपने आइडिया, अपने क्लाइंट, कस्टमर्स और प्रोडक्ट के बीच पूरा तालमेल बिठाना पड़ता है। एक ऐड यानी एक छोटे से मैसेज को कस्टमर के दिल तक पहुंचाना। एक ऐड यानी अपने प्रोडक्ट की हर बात को 30 सेकेंड में अपने कस्टमर की ज़िंदगी से जोड़ना। यकीन मानिए ये इतना आसान नहीं है। हे वीपल स्क्वीज दिस आपको एडवर्टाइजिंग की उसी गलियों से लेकर जाएगी जहां से गुजरकर आप अपने अंदर छुपे क्रिएटिव जीनियस को स्क्वीज करके बाहर निकाल पाएंगे, ताकि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आप अपना मनचाहा करियर बना सकें। कुछ समय पहले तक कुछ अच्छे आइडियाज़ और अपने काम को लेकर आपका पैशन, बस इतना ही काफ़ी होता था आपको अपना पहला ब्रेक दिलाने के लिए। लेकिन आजकल कंपनियां इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि जब तक आपके पास एक बेहतरीन और दूसरों से अलग पोर्टफोलियो नहीं होगा, तब तक आपको अपना पहला बड़ा ब्रेक नहीं मिल सकेगा। आप दुनिया के भीड़ में पीछे रह जाएंगे। आपका पोर्टफोलियो ही आपका जॉब एप्लीकेशन और आपका टैलेंट शोकेस दोनों है। जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग में डिग्री करने वालों का नंबर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस फील्ड में कंपटीशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आपके पास भीड़ से कुछ अलग नहीं होगा तो आप कंपनियों की नज़र में नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक राज की बात यह है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े एड स्कूल से डिग्री करें। आपको अपने पोर्टफोलियो में बस 8 से 10 हाइपोथेटिकल यानी खुद से सोचे हुए ऐड कैंपेन तैयार करने होंगे। कंपनियां ये नहीं चाहती है कि ऐड बहुत अच्छे डायलॉग और सीन के साथ हो, बल्कि वो तो यूनिक आइडियाज़ और टैलेंट के तलाश में होती है। उनकी यूनिक बातों से दर्शक आकर्षित होते हैं। इसे नाइक के फेमस एड से समझते हैं, जिसमें माइकल जॉर्डन लाइन पर जंप और स्कोर करते हुए कहते हैं कि माइकल जॉर्डन एक और इसाक न्यूटन 0 हो सकता है। किसने इस एड को एकदम रफ आइडिया के तौर पर बनाया हो, लेकिन यह अपने आप में इतना यूनिक है कि लोगों का ध्यान इस एड पर चली ही जाती है। लेकिन ये बेहतरीन आइडियाज आते कहाँ से? जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को लिए ऐड बना रहे हो तो सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स की बनाएं जो आपने खुद भी इस्तेमाल करके देखे हो। ऐसे में आइडियाज़ आसानी से आते हैं।
फिर कुछ पुराने अवार्ड विनिंग ऐड के बारे में सोचें कि वो इतने फेमस क्यों हुए और कुछ उनके जैसे ऐड बनाए। अंत में आप ऐसा प्रोडक्ट के ऐड बनाए जो अंत में आप ऐसे प्रोडक्ट्स के ऐड बनाए जो लीग से हटकर हो और जिन्हें आपने कभी इस्तेमाल भी ना किया हो। जैसे अगर आप एक लड़के हैं तो आप ब्राइडल प्रोडक्ट्स का ऐड डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर आप एक लड़की हैं तो आप जिम या फिटनेस से रिलेटेड ऐड करें। ऐसे में कंपनी को लगेगा कि आप हर तरीके से ऐड बना सकते हैं और इससे आपके पोर्टफोलियो को एक वर्सटाइल लुक मिलेगा। अध्याय नंबर 2, अच्छे विज्ञापनों को बनाना बहुत ही मेहनत का काम है। एडवर्टाइजिंग की दुनिया केवल पार्टीज, अफेयर्स और पागल से लगने वाले क्रिएटिव लोगों के बारे में नहीं है। असल में एक ऐड को बनाने की पूरी प्रोसेस इतनी सरदर्दी से भरी है कि इसमें वाकई बहुत मेहनत और एफर्ट चाहिए। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में काम करना यानी हर क्लाइंट को अपना बेस्ट देना। ये तब और भी चैलेंज से भरा हो जाता है जब आपका हर क्लाइंट दूसरे से अलग हो। शायद आज आपको किसी फाइनेंशियल कंपनी के साथ काम करते हुए मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना पड़े, तो अगले ही दिन किसी डॉग फूड बनाने वाली कंपनी के लिए आपको कुत्तों की आदतें और नस्लों के बारे में सीखना पड़े। उदाहरण के लिए आप ये मान लें कि एडवर्टाइजिंग का पूरा प्रोसेस किसी जानवर को नहलाने जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जानवर को नहलाने और ऐड बनाने का आपस में क्या लेना देना है। लेखक कहते हैं कि दोनों एक जैसी ही प्रोसेस है, क्योंकि दोनों ही ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, और इसे कैसे करना है इसका कोई भी रूल नहीं है। कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। आपको अपने आइडिया तक पहुंचने का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। सोचिए कि आपके अकाउंट सेक्शन से आपको कॉल आता है कि आपके क्लाइंट को कल 3 बजे दोपहर तक उनका पिग एकदम साफ सुथरा चाहिए। अब आप फटाफट अपना लैपटॉप खोलते हैं और गूगल पर पिग को अच्छे से नहलाने के तरीके ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आपने पहले कभी ये काम नहीं किया, इसलिए आपको इतना भी नहीं पता है कि जानवर को एक जगह पर खड़े कैसे रखा जाए। आप जितनी बार उसे पकड़ते हैं वो भाग जाता है, आप फिर पकड़ते हैं और वो बार बार भाग जाता है। ऐसा करते हुए आपको दोपहर के 2 बज जाते हैं। तब आपको आपका क्लाइंट कॉल करके बताता है कि अगर आप जानवर को वैनिला बिस्कुट खिलाए तो वो एक जगह पर रुका रहेगा। अब आपको लगता है कि आपका काम हो गया और आप मज़े से फिर जानवर को नहला धुला कर 3 बजे क्लाइंट के सामने पेश करते हैं, और तभी क्लाइंट आपको कहता है कि आपको जानवर नहीं बल्कि गाय को नहलाना था। आपको एहसास होता है कि अब तक आपने जो भी किया है वो किसी काम का नहीं, और आपको सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। हो सकता है ये सब सुनकर आपको इस प्रोफेशन से डर लगने लगे, लेकिन अब यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे मत हटिए। आगे लेखक आपको ऐड बनाने के बारे में और भी दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप कभी कभी या शायद ज़्यादातर अपने आइडियाज़ को लेकर स्ट्रेस में रहते होंगे, लेकिन स्ट्रेस लेने से बेहतर शांति और ठंडे दिमाग से रहने, फिर चाहे आप क्रिएटिव ब्लॉक का सामना ही क्यों ना करें। लेखक के पास कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिनसे आप अपने क्रिएटिविटी के फ्लो को बनाए रख सकते हैं। जैसे कि नाइक कहता है कि जस्ट डू इट, उसी तरह जब कुछ ना समझ में आए तो ज़्यादा सोचना छोड़कर बस काम शुरू कर दे। पेपर और पेन निकाले और लिखे कि ये ऐड एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में है, और फिर जो आपके मन में आता जाए वो लिखते जाए। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपने कितनी जल्दी एक बेहतरीन आइडिया ढूंढ लिया। दूसरी ट्रिक है, आप खुद को कस्टमर की जगह पर रखकर सोचें कि जब वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो कैसा फील करना चाहेंगे, क्योंकि इंसान बहुत इमोशनल होता है, इसलिए कई बार लॉजिकल रीज़न से ज़्यादा इमोशनल टच काम कर जाता है। जैसे मान लें आप एक क्लॉथिंग ब्रांड के लिए ऐड लिख रहे हैं जो टीनेजर के लिए कपड़े बनाता है। अगर आप टीन एज में होते तो क्या चाहते? आप भी चाहते कि आपको कपड़े आपको कूल, कंफर्टेबल और सबसे ज़रूरी कॉन्फिडेंट फील करवाए।
बस इतनी थीम के साथ आप अपना एड स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार ऑथर तो फैमिली लाइफ नाम की एक मैगजीन के साथ काम करने का मौका मिला, जहां उन्हें इस टॉपिक पर काम करना था कि बच्चों को पालना दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि उन्हें बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए उन्होंने परवरिश से जुड़ी एक किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उसे पढ़ते पढ़ते उन्हें एक बेहतरीन आइडिया और टैग लाइन मिल गई, लाइफ बहुत छोटी है और बचपन उससे भी ज़्यादा छोटा। आखिर बात यह कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप दोनों उस टॉपिक पर अलग अलग काम करें ताकि आपकी क्रिएटिव फ्रीडम बरकरार रहे। अगर आप ब्लॉक में फंस जाए तो एक दूसरे के साथ अपनी आइडियाज़ शेयर करने में हिचकिचाए नहीं, चाहे वह कितनी भी बुरी हो। कई बार बुरे बुरे आइडियाज़ से बेहतरीन रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। आप दोनों मिलकर एक अधूरे आइडियाज़ को एक बेहतरीन एड का रूप दे सकते हैं। अब जब हमने ये जान लिया कि एड को क्रिएट करने के आइडिया तक कैसे पहुंचना है, तो आइए अब ये जान लेते हैं कि एक बेहतरीन एड बनता किन चीज़ों से है। अध्याय नंबर 3, अपने एड को ईमानदारी और सादगी के साथ बनाएं। क्या आपने हाल में कोई शानदार एड टीवी पर देखा है जो आपके दिल को छू गया हो? जो एड हमें पसंद आते हैं वो असल में हमारी लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी कहानी को अद्भुत ढंग से पेश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे एड को बनाना अपने आप में बहुत कठिन होगा, जबकि असल में सबसे शानदार एड सबसे सिंपल और क्लियर स्टेटमेंट से बनते हैं। आइए देखते हैं कि आप अपने सिंपल और क्लियर आइडिया तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्रांड के लिए एक ऐसा शब्द ढूंढने की कोशिश करें जो आपके ब्रांड को अच्छे से बयां कर दे। आजकल दर्शकों के पास इतना समय नहीं है कि वो एड की हर बात याद रखें। उन्हें रोज़ ना जाने कितने एड ऐसे देखने को मिलते हैं, इसलिए वह एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो उनके दिमाग में बस जाए। यह शब्द जितना सिंपल होगा लोगों को उतना पसंद आएगा। आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। अपनी स्पीच के दौरान लेखक अक्सर लोगों से पूछते थे कि अगर उन्हें वॉल्वो की गाड़ियों को एक शब्द में बयां करना हो तो वो कौन सा शब्द होगा। हर बार उन्हें एक ही जवाब मिलता था, सेफ्टी, जबकि वॉल्वो टॉप 10 सेल्फ विकल्प की लिस्ट में भी नहीं है। तो उन्होंने इस इमेज को कैसे हासिल किया? जाहिर सी बात है, विज्ञापन से। एड के जरिए किसी ब्रांड की इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस ब्रांड की खूबियों का पता लगाना होगा और फिर इन खूबियों को एक नए तरीके से लोगों के सामने पेश करना होगा। जैसे हम जानते हैं कि हेयर डाई लोगों को जवान दिखने के काम में आता है, लेकिन अगर हम इसे ही लोगों को खोया हुआ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लौटाने वाली चीज़ों के रूप में पेश करें तो इसका आकर्षण और बढ़ जाएगा। ऐसा करके आप अपनी खामियों को भी खूबियों के तौर पर पेश कर सकते हैं। जैसे 1964 में वॉक्सवैगन ने अपने अंडरडॉग स्टेटस के एक फ़नी एड के साथ बदल दिया, जिसमें एक छोटे से बीटल को इस शानदार टैगलाइन के साथ दिखाया गया कि ये आपके घर को बड़ा दिखाता है। अचानक वॉक्सवैगन के अल्ट्रा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाली कमजोरी लोगों को पसंद आने लगी और उनकी कारों की सेल बढ़ गई। लेकिन 1964 से आज तक विज्ञापनों की दुनिया में काफ़ी कुछ बदल गया है। आज एडवर्टाइजर्स के पास चैलेंजों की एक अलग ही लिस्ट है। आइए देखते हैं कि आप उन चैलेंज से कैसे निपट सकते हैं। अगर आप दूसरे से आगे रहना चाहते हैं तो ब्रांड इमेज के साथ साथ ब्रांड का परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। दशकों पहले जब टीवी, मैगजीन या बिलबोर्ड्स के लिए ऐड लिखे जाते थे तो उनकी सक्सेस केवल एक अच्छे आइडियाज़ पर डिपेंड करते थे। एक कमाल की टैगलाइन और बस काम हो गया। लेकिन आज हमें इंटरनेट और स्मार्टफोन की दुनिया में काम करना है, जहां हर इन्फॉर्मेशन लोगों को उंगलियां घुमाते ही मिल जाती है। आजकल कोई केवल टीवी के सामने बैठकर ऐड देखने से प्रोडक्ट नहीं खरीदता। आज का कंज्यूमर ऑनलाइन पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ खरीदता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्रांड वैसा परफॉर्म भी करे जैसा आप ऐड में दिखा रहे हैं। जैसे अपने गिव इट बैक नाम के रिसाइकल कैंपेन में कोका कोला ने न केवल लोगों में सस्टेनेबिलिटी को लेकर अवेयरनेस फैलाया, बल्कि अपनी बोतलों का रिसाइकल किया और साथ ही स्टोर्स में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले
करने के लिए रिसाइकल चीज़ों का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि आजकल कस्टमर जो देखते हैं उसी पर भरोसा करते हैं। अगर हम इस बात को और आगे ले जाए तो हम ये समझ पाएंगे कि एक कैसे कंपनी अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल अवेयरनेस फैलाने के लिए कर सकती है। इसे टेक्निकल भाषा में ब्रांड जेनरोसिटी कहते हैं। इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट केवल लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए नहीं बना, बल्कि उनकी लाइफ में खूबसूरती और खुशियां लाने के लिए बना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फारफर कंपनी द्वारा चलाया गया नोकिया नेविगेशन सिस्टम का अवेयरनेस प्रोग्राम। उन्होंने पूरे लंदन में बड़े बड़े एरो को दर्शाती स्क्रीन्स लगा दी। जो भी स्क्रीन पर किसी जगह का नाम टाइप करता तो वो एरो उस जगह की डायरेक्शन और उसकी दूरी बता देता। इससे लोगों को सुविधा भी मिल गई और कस्टमर को कंपनी के नए नेविगेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो आज की डेट में कस्टमर्स का स्मार्टफोन पाने के लिए ज़रूरी है। आइए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। अध्याय नंबर 4। एक सक्सेसफुल टीवी एड पहले हमें सरप्राइज करता है, फिर हमें सोचने पर मजबूर करता है। ज़्यादातर लोग एड ब्रेक के दौरान अपने किसी काम में लग जाते हैं। तो आखिर एड लोगों का ध्यान अपनी तरफ कैसे आकर्षित करे, उसके लिए आपको अपनी कहानी को एक पावरफुल विजुअल के रूप में दिखाना होगा। जैसे एक रोड सेफ्टी कैंपेन के एड को ले लीजिए, जो कुछ ही समय में दर्शकों के बीच वायरल हो गया था। एड शुरू होता है स्लो मोशन के साथ। अपने लिविंग रूम में बैठा एक आदमी कार चलाने की एक्टिंग कर रहा होता है। अचानक उसके चेहरे पर डर और घबराहट दिखने लगती है कि तभी उसकी बेटी और बीवी आकर उसे ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे उसने सीट बेल्ट लगाई हो। तभी एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है और इस टैगलाइन के साथ एड ख़त्म हो जाता है, लाइफ को गले लगाना है तो अपनी सीट बेल्ट जरूर पहने। यह एड बहुत ही पावरफुल तरीके से पेश किया गया था, जिसने लोगों को सीट बेल्ट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस तरह हर एड के पहले 2 सेकेंड और आखिर के 5 सेकेंड सबसे ज़रूरी होते हैं। इसी दौरान आपको अपना मैक्सिमम इम्प्रेशन देना पड़ता है। पहले कुछ सेकेंड्स में आपको लोगों को कुछ अद्भुत और अनोखा दिखाना होगा, जिससे उनकी आगे के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़े। इसे क्यूरियोसिटी गैप कहते हैं। फिर आखिर के 5 सेकेंड्स में आपको उस गैप को भरकर अपना फाइनल मैसेज देना होता है। जैसे रोड सेफ्टी वाले एड में एक अधेड़ उम्र का आदमी कार चलाने की एक्टिंग कर रहा था, जिसे देखकर मन में आता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। वहीं आखिर के 5 सेकेंड में वहीं अजीब सी इमेज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज में बदल जाती है। आपको एड में नएपन के साथ साथ सोचने पर मजबूर करने वाली मैसेज भी होना चाहिए। अगर आप केवल मैसेज पेश करेंगे तो लोगों को उसे देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और अगर आपके एड में केवल सरप्राइज एलिमेंट होगा तो एक बार देखने के बाद उसका वो फील ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके एड को लोग बार बार देखें तो आपको दोनों का बैलेंस बनाना होगा। रेडियो कमर्शियल के लिए अपने एड को नेचुरल रखें। रेडियो एड में आपके पास बस कुछ लाइनें सुनने के अलावा और कोई हथियार नहीं होता। आपको उन चंद लाइनों में ही दर्शकों तक अपनी पूरी बात पहुंचानी होती है। यहीं से शुरू होती है क्रिएटिविटी का नया चैलेंज। रेडियो एड में आप आवाज़ों के जरिए लोगों के दिमाग में सीन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक रेस्टोरेंट का सीन बनाना है तो आपको कुछ लोगों का बात करने की आवाज़, बर्तनों के टकराने की आवाज़ और तड़के की आवाज़ को मिक्स करना होगा, जिससे खुद ब खुद लोग रेस्टोरेंट का इमेजिन करने लगे। जब आप इन आवाज़ों के ज़रिए लोगों का अटेंशन हासिल कर लेंगे, फिर आपको इस समय का इस्तेमाल करके अपना मैसेज उन तक पहुंचाना है। यहाँ सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेडियो एड में आपका मैसेज जितना नेचुरल और सीधा होगा वो उतना चलेगा। इसलिए अपने मैसेज को सीधे और सटीक ढंग से पेश करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लें कि एक बैंक की एड में एक बुढ़ा आदमी बैंक लोन से अपना घर खरीदने की खुशी जाहिर कर रहा है। ऐसे में ये आदमी जितने सिंपल तरीके से अपना मैसेज देगा, लोग उस एड पर और बैक पर उतना ही भरोसा करेंगे। अगर आपको 2 लोगों के बीच बातचीत करते हुए ऐड बनाना है
तो उसमें नेचुरल पॉज, फीलिंग्स और साइलेंस का भी ध्यान रखना होगा, वरना वो फेक लगेगा। जैसे अगर कोई कहे कि हाँ हाँ, वाह पापा ये ड्रिंक कितना टेस्टी है, और अब इसमें कैलोरीज भी लगभग आधी है। हालांकि इस सेंटेंस में प्रोडक्ट के हर फीचर को अच्छे से बताया गया है, पर यह बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा। क्योंकि असल ज़िंदगी में जब हम बात करते हैं तो एक ही बार में सब कुछ नहीं बोल जाते, बल्कि उसमें साइलेंस भी होता है। लोग एक दूसरे के बातों के बीच में अपनी बात घुसा देते हैं। इसलिए अगर आप ये नेचुरल फीलिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस का ऐड बनाना होगा और वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अपने हिसाब से इसे पेश करने के फ्रीडम देनी होगी, तभी वो असली और नेचुरल लगेगा। हालांकि ऐड बनाना थोड़ा टेढ़ा काम जरूर है, पर इस किताब में दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से आप आसानी से अपनी क्रिएटिविटी के पंखों से एडवर्टाइजिंग की दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। कुल मिलाकर एडवर्टाइजिंग आपको एक पागलपन से भरी दुनिया लग सकती है, लेकिन अगर आप में क्रिएटिविटी है और आप कभी हार नहीं मानते तो ये दुनिया आपकी भी हो सकती है। थोड़ा हाई वर्क और थोड़ा सिंपलिसिटी से आप अपने हर आइडियाज़ को एक बेहतरीन ऐड में बदल सकते हैं। वो ऐड जो ना केवल आपके क्लाइंट्स की सभी ज़रूरतें को पूरा करे, बल्कि कस्टमर के दिलों को दिमाग में छा जाए। क्या करें? अपने आइडियाज़ को एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दें। अपने आइडियाज़ तक पहुंचने में आपको कितनी मेहनत की, अगर आप इसे ढंग से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए एक अच्छा प्रेजेंटर होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने क्लाइंट और उनके टारगेट कस्टमर के बीच थोड़ा समय बिताकर उनकी एक्सपेक्टेशन को समझें, उस हिसाब से ह्यूमन क्रिएट करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका ऐड आसानी से लोगों के दिल में अपनी जगह बना ले।